अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर, लेकिन क्या अमेरिका की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अब खुद प्रेशर में आ रही है? यूएस नेशनल डेट जो है वो $14 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुका है और 30 सालों का जो यूएस ट्रेजरी यील्ड है वो 5.3% के ऊपर चला गया है। 2007 के बाद जो है ये हाईएस्ट लेवल है। यानी कि अमेरिका को अब अपने जो मैसिव डेट है उसके लिए इन्वेस्टर्स को और ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। और जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ डेट की नहीं है। ऑयल प्राइसेस की बात करते हैं, $90 पर बैरल के ऊपर। इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है, ह्यूज फिस्कल डिफिसिट। साथ ही इसी बीच में अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो 1980s के बाद के लोवेस्ट लेवल तक गिर चुका है। मार्च में वॉशिंगटन ने ऑयल प्राइस को कंट्रोल करने के लिए 172 मिलियन बैरल रिलीज करने की जो कवायद है या फैसला है वो लिया था। तो एक तरफ डेट का जो माउंटेन है वो बन रहा है और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का प्रेशर वो बढ़ता जा रहा है। और तीसरी तरफ अगर एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसका भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। और आज अमेरिका एक ऐसे इकोनॉमिक प्रेशर कुकर में एंटर कर रहा है जहां पर डेट, ऑयल और इन्फ्लेशन एक दूसरे को और ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस चर्चा और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करती हूँ। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर से उमेश जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, उमेश जी, ऑल्दो इस पर पहले भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। 40 ट्रिलियन जो यूएस डॉलर का, सॉरी, 40 ट्रिलियन डॉलर जो है यूएस का डेट, इसके बाद जो है वो अमेरिका की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो डेट का साइज है या फिर यूएस के जो डेट है उस पर बढ़ता हुआ जो इंटरेस्ट बिल है वो? देखिए अंबर जी, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ग्लोबल जीडीपी है $120 ट्रिलियन। ग्लोबल डेट पहुंच चुका है $353 ट्रिलियन प्लस एंड राइजिंग। और ये 30 ईयर यूएस ट्रेजरी जो है आज की डेट में 5.29% है। अभी ये 5.15 से ज्यादा बढ़ के 5.29% हो गया है। 2007 का भी जो हाई है 5.2%, उसको भी क्रॉस कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका जो है विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आप सोचिए कि वर्ल्ड की 26% जो जीडीपी है अमेरिका कमांड करता है। और आज अमेरिका के अंदर जो उसका डेट है वो प्रोजेक्टेड है, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट है, इट इज प्रोजेक्टेड टू बी $1.8 ट्रिलियन। बट जी, ये डेट अनसस्टेनेबल है। और जब आप वापस पैसा मांगने जाते हो तो आपकी जो बॉन्ड के प्राइसेस है गिर जाते हैं और जिसके कारण यील्ड बढ़ते जा रहे हैं। इसमें ये बता सकता हूं कि आज जो है बहुत सारी कंट्रीज जैसे अमेरिका के जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है उसको लिक्विडेट करते जा रहे हैं, धीरे धीरे प्रोपोर्शनल रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, अमेरिका ने अपने जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उसके भी जो क्वांटिटी है वो 300 मिलियन बैरल से कम पहुंच चुकी है। दोनों चीज बताता है अंबर जी कि देश के अंदर एक तरह से सिचुएशन खराब है। पर क्या अमेरिका बर्बाद हो चुका है? क्या अमेरिका बैंकरप्ट हो चुका है? क्या अमेरिका डूबने वाला है? क्या डॉलर खत्म हो जाएगा? ये स्थिति नहीं आई है। क्योंकि बार बार मैं हमेशा बोलता हूं कि डॉलर को अभी तक कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है उसको बीट नहीं कर सकता। इतनी बड़ी लिक्विडिटी नहीं है। अमेरिकन जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो टोटल जो है वो 700 से 800 ट्रिलियन डॉलर्स की है। मतलब आप समझ लीजिए कि अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है उसकी कैपिटलाइजेशन 75 ट्रिलियन डॉलर्स की है। उसका जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है वो साइज है 30 ट्रिलियन डॉलर्स का। उसका जो आप ये देख लीजिए उसका ट्रेजरी बॉन्ड्स है वो 80 ट्रिलियन डॉलर्स का है। ऐसा एक टोटल क्यूमुलेटिव साइज इट्स अराउंड 700 टू 800 ट्रिलियन डॉलर्स। अब सबसे बड़ी बात है कि जो वर्ल्ड के अंदर जो लिक्विडिटी जो आती है वो अमेरिकन डॉलर्स के थ्रू आती है। बॉन्ड्स मार्केट बहुत बड़ा है और ये जो बॉन्ड मार्केट है वो कंटिन्यूसली एक्सपेंड करता जाएगा और इसके कारण एसेट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ती जाएगी। अब सोचिए कुछ कंट्रीज ने अपने जो होल्डिंग्स है वो कम कर देते हैं। जैसे चाइना के पास 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का था, उसने आधा कर दिया अभी 650 बिलियन। फर्क क्या पड़ने वाला है? देखिए टोटल जो मार्केट साइज है यूएस फाइनेंशियल एसेट्स की
इट इज 700 to 800 ट्रिलियन, जिसमें अगर 650 बिलियन हट भी जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, शॉर्ट टर्म जो है लोगों को पैसा देने में प्रॉब्लम होता है, पर प्रॉब्लम किसको है? वर्ल्ड को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अमेरिका को नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम में डॉलर इतना पेनिट्रेट हो चुका है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट को उसको रिप्लेस करना आज की डेट में मुमकिन नहीं है। ये सीधी बात मैं आपको बता देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका टोकनाइजेशन एंड फ्रैक्शनल ओनरशिप लेके आ रहा है, जिसके अंदर वो अपने देश का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो अक्रॉस द वर्ल्ड बेचता जा रहा है। सबसे बड़ी बात अमर जी, अभी क्या हो रहा है, 2008 में जैसे लीमन क्राइसिस आया था, जिसमें लीमन बैंक जो है वो बैंकरप्ट डिक्लेयर कर चुकी थी, उस समय भी अमेरिका ने वो सारे डेट अपने बैलेंस शीट में ले लिए थे। आज एक ही कंट्री है जो फाइनेंशियल सिस्टम को बचा सकती है, वो है अमेरिका। एक और एक चीज आप नोट करिए, अभी जो सिचुएशन है वो 2008 के क्राइसिस के जैसे बन जरूर रही है, पर क्या हम उस जगह पे आ चुके हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब देखिए बात हो रही है कि जैसे वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो फेड के जो चेयरमैन है केविन वॉट्स, उनको रेट बढ़ाना पड़ेगा, और रेट बढ़ाएंगे तो एक बार जो है ग्लोबल में जो स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस है, जो बहुत रिकॉर्ड स्तर पे जा चुकी है, उसमें एक टेम्परेरी करेक्शन आ जाएगा। पर क्या एआई का यूसेज एक होना बंद हो जाएगा? क्या चिप्स हम लेंगे नहीं? क्या हम सेमीकंडक्टर्स यूज नहीं करेंगे? नहीं, हम यूज करेंगे और आगे भी बढ़ेगा। टेम्पररी वैल्यूएशंस के अंदर एक करेक्शन आ सकता है, पर एक और एक चीज देखिए, यूएस प्रमोट कर रहा है टोकनाइजेशन, फ्रैक्शनल ओनरशिप, और इससे आप समझ जाइए जो सारे देश के अंदर जिसके पास भी मोबाइल है, उसके थ्रू वो यूएस के जो स्टॉक मार्केट की ओनरशिप है वो धीरे धीरे सारे लोगों को पहुंचा रहा है, और बाइनेंस के थ्रू वो ये काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर रिस्क नहीं है, पर फाइनेंशियल सिस्टम एक्सपैंड जरूर होगा, और वो एक्सपैंड होगा कि पैसे छाप के अमेरिका सिस्टम में और भरेगा। पर क्या ये ओवरऑल क्राइसिस होगा? अभी नहीं होगा। इससे पहले आप देखेंगे कि रेट बढ़ेंगे, टेम्पररी क्रैश आएगा मार्केट के अंदर, फिर और पैसे छापे जाएंगे, फिर बाद में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा एसेट बबल आएगा, और उस एसेट बबल में जब पूरी जगह आप देखेंगे कि जो 2008 में जैसे लोगों ने स्टॉक मार्केट के अंदर यूफोरिया आया था, वैसा ही कुछ आगे बढ़ने वाला है। और मेरा ये मानना है कि जो ग्रेट फाइनेंशियल रीसेट की बात कर रहा हूं मैं, ये 2029 या 2030 में आ सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल बबल बनने के लिए टाइम लगता है। अब ये जो है ये वी आर इन द प्रोसेस, अभी हम एंटर कर रहे हैं उस प्रोसेस के अंदर। ऐसा नहीं है कि इमिनेंट क्रैश है, गोल्ड के दाम बढ़ेंगे, मैं ये भी बोल देता हूँ, पर गोल्ड का दाम ऐसा है कि इमीडिएटली नहीं बढ़ने वाले, एक तरह से उसको भी कंट्रोल किया जाएगा, और ये जो एसेट बबल है इसको पहले प्रॉप अप किया जाएगा, लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सोचिए, ग्लोबल स्टॉक मार्केट का जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन $75 ट्रिलियन है अंबर जी। इट यूज टू बी ग्लोबल स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन 150 ट्रिलियन है, उसमें 75% मतलब 50% अमेरिका का है। अमेरिका का शेयर कितना इकोनॉमी में? 26% ग्लोबल जीडीपी में, और उसका जो स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन है 50% है। जैसे मैंने बताया था कि पहले जैसे स्टॉक मार्केट ऑफ कोरिया करेक्ट हुआ था, सिमिलर करेक्शन जो है अमेरिकन मार्केट में भी आएगा, पर वो बहुत फास्ट होगा और वैसे ही रिकवरी भी फास्ट होगी, क्योंकि वोलेटिलिटी जो है आज की डेट में एक कॉमन चीज हो चुकी है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड, एल्गो ट्रेड्स, और ये जो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग जो होती है, रिस्क असेसमेंट होता है, रिस्क अलोकेशन होता है, मिली सेकेंड में हो रहा है। इसके लिए फाइनेंशियल सिस्टम का कोलैप्स मुझे तो नहीं नजर आ रहा अभी। हाँ, बबल की तरफ हम जरूर बढ़ रहे हैं, और ये जो बबल है ये एक्सपेंशन ऑफ बैलेंस शीट होता रहेगा। कंट्रीज जो है और पैसा छाप के डालेगी मार्केट के अंदर, बबल्स जो है बनेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन की रोकथाम के लिए रेट्स को भी बढ़ाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। और जब इन्फ्लेशन कूल डाउन होगा तब वापस आप देखेंगे कि रेट कट चालू होगा, और रेट कट जब चालू होता है तब एक एपिक बबल बनेगा पूरे स्टॉक मार्केट में, और उस समय आप देखेंगे कि गोल्ड के प्राइसेस सबड्यू रहेंगे। गोल्ड के प्राइसेस तब बढ़ेंगे जब स्टॉक मार्केट के अंदर करेक्शन आना चालू हो जाएगा,
तब कंट्रीज को लगेगा कि इतना बड़ा लिक्विडिटी को मैनेज करना मुश्किल है। उस समय गोल्ड प्राइसेस अपने आप ही अपने रियलिस्टिक दाम पे आएंगे। और आपको ये भी बता देता हूँ, ग्लोबल जो बॉन्ड मार्केट है वो 140-150 ट्रिलियन डॉलर्स का है। आप सोचिए, 140 टू 150 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट है। कुछ कंट्रीज के अपने होल्डिंग्स कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका ने स्टेबल कॉइन्स ही इसके लिए निकाला था, यूएसडीटी। और यूएसडीटी के अंदर भी मैंने पिछली बार बताया था कि लास्ट ईयर 30 ट्रिलियन डॉलर्स का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो अमेरिकन जो डॉलर का, अमेरिकन बॉन्ड मार्केट का डेप्थ है, कोई भी मैच नहीं कर सकता। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, यूरोप का मार्केट जो है वो भी मैच नहीं कर सकता। उसका जो बॉन्ड मार्केट की साइज है 180 बिलियन डॉलर्स की है, जबकि अमेरिका का ओवरसीज होल्डिंग 130 ट्रिलियन डॉलर्स का है। कहाँ मैच करेगा बताइए? और इतनी लिक्विडिटी कौन ले सकता है? देखिए, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। भले ही चाइना ट्राई कर लेता है कि सब लोगों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में कुछ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने लोन दिए, 1 ट्रिलियन के आसपास है। हाँ, चाइना जरूर ट्राई जरूर कर रहा है, पर उसको भी यूएस को बीट करने में कम से कम 20 साल लगेंगे। इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। बिल्कुल, लेकिन उमेश जी, अगर हम जो ऑयल की बात करते हैं, ऑयल $90 के ऊपर जा चुका है, और जो पॉलिटिकल टेंशन है वो सब, उस सब के बीच में जो इन्फ्लेशन प्रेशर है वो बढ़ रहा है। क्या अमेरिका को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हाई रेट्स को और ज्यादा लंबे वक्त तक मेंटेन करने, मतलब करना पड़ेगा, या कैसे होने वाला है ये सारा कुछ? देखिए, फेड के जो चेयरमैन है केविन वॉच, वो ट्रम्प के आदमी है। उनको रेट अभी बढ़ाना चाहिए था, पर वो अभी बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि अमेरिका के अंदर अभी नवंबर 3 को मिड टर्म इलेक्शंस है। और मिड टर्म इलेक्शन में बताया जाता है कि ट्रम्प की पॉपुलैरिटी 37% तक आ चुकी है। और वहां पर हाँ, नवंबर के बाद जो है रेट कट्स, जो रेट हाइक्स है, वो पॉसिबल है। और वो 0.75% में हो सकते हैं, टू इंस्टॉलमेंट्स में। ये भी एक तरह से प्रोजेक्शन दे चुके हैं मार्केट को। बट जी, जो रेट हाइक होगा, जो नवंबर और दिसंबर में जो पॉसिबिलिटी है, उसके बाद मार्केट में टेम्पररी करेक्शन आ सकता है। मतलब मैं क्रैश की बात नहीं करूंगा, मतलब आप समझ लीजिए कि जो एआई के अंदर जो अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन है, वो एक रियलिस्टिक वैल्यूएशन पे आ जाएगी। और आप ये भी देखेंगे कि जितनी जल्दी गिरेगी उससे फास्टर रिकवरी भी होने वाली है। वर्ल्ड इज फुल ऑफ वोलेटिलिटी, और वोलेटिलिटी के अंदर आप जो और मैं उसको टाइम करना बहुत मुश्किल है। पर मेरा ये नहीं मानना है कि अभी अमेरिकन मार्केट क्रैश हो जाएगा। देखिए, मंदी जरूर आ रही है, मंदी कंफर्म आने वाली है, पर मंदी के निपटने के लिए सेंट्रल बैंक्स जो है अराउंड द वर्ल्ड, उनको पैसा छाप के उनको इकोनॉमी में डालना पड़ेगा। और वो जब पैसा छाप के डालेंगे, डिमांड का स्टिमुलेट होगा, और उस समय वो रेट कट भी करेंगे, कोऑर्डिनेटेड वे से करेंगे। उस समय एसेट बबल बढ़ेगा। और ये जो होगा नेक्स्ट टाइम, क्रिप्टो का एक बनने वाला है, आप ये देखेंगे एआई का बबल बनने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, वर्ल्ड के अंदर जैसे मैंने बताया है, टोकनाइज फ्रैक्शनल ओनरशिप, इसको भी बढ़ावा दे रहा है अमेरिका। और बताया जाता है इसके कारण जो एसेट्स लॉक्ड हैं, जिनकी वैल्यू है, क्योंकि उनकी साइज इतनी बड़ी है कि कोई भी आदमी अकेला परचेस नहीं कर सकता। अगर आप समझ लीजिए एक ब्यूटीफुल स्टेट है, उसकी वैल्यूएशन समझ लीजिए $500 बिलियन है, पर उसको एक आदमी 500 बिलियन नहीं ले सकता। अगर उसको बिटकॉइन के डिसेंट्रलाइज सिस्टम में लेके आ जाए, और उसको वहां पर ये प्राइवेट क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे उसको टोकन करके उसको ट्रेडिंग चालू कर दे, तो आप देखेंगे वो मोनेटाइज हो जाएगा। और अंबर जी, जहां पर बात हो रही है कि फाइनेंस जैसे जो प्राइवेट क्रिप्टो है, वो लोग 24 आवर्स ट्रेडिंग अलाउ करते हैं। तो और एक चीज है, अभी जो नया चीज बताया जाता है कि बाइनेंस ने बहुत सारा एक नया इंडेक्स निकाला है, जिसमें अमेरिकन स्टॉक्स को लिस्ट किया है। और उसमें मैक्सिमम लोग, जो नए लोग आए हैं, वो वैसे लोग हैं जिन्होंने कभी अमेरिकन मार्केट को एक्सेस नहीं किया है। और ये जो फ्रैक्शनल ओनरशिप है, डिसेंट्रलाइज नेटवर्क्स की बात हो रही है, ये सब चीज बढ़ने वाला है। अमेरिका अ, अपना जो फिनेंशियल मार्केट है उसको एक्सेसिबल कराएगा एंटायर वर्ल्ड को। आपको मालूम है अनरियलिस्टिक वैल्यूएशंस हैं,
अनरियलिस्टिक वैल्यूएशंस को वापस अनरियलिस्टिक वैल्यूएशंस को चलाने के लिए आपको न्यू सेट ऑफ इन्वेस्टर्स चाहिए। और न्यू सेट ऑफ इन्वेस्टर्स कौन है? ये छोटे छोटे जो लोग हैं, उन जिनके हाथ में मोबाइल फोन है, जिनको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के द्वारा जोड़ा जाएगा, और वो छोटे छोटे शेयर्स मतलब कंपनीज में खरीदेंगे, और ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के थ्रू इसको फैलाया जाएगा। एक तरह से पंप एंड डंप स्कीम है जो अमेरिका करने वाला है, और वर्ल्ड में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सब लोग जानते हैं कि ये एक एसेट बबल है, बट एवरीबडी इज प्लेइंग टू द बबल। अब सबको ये अनुमान लगाना है कि बबल के क्रैश से पहले वो निकल जाए, और क्रैश अगर अभी है या बाद में है, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मेरा एक मानना है कि 2026 और 27 में एक टेम्पररी करेक्शन आएगा, बहुत ही रीजनेबल रहेगा। उसके बाद एक एपिक बुल रन पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे, और जब एपिक बुल रन आएगा उस समय आप देखेंगे कि वर्ल्ड ओवर जो ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क्स हैं, क्रिप्टो नेटवर्क्स, उस पे लोगों का विश्वास बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली आएगी, ग्लोबली पंप एंड डंप स्कीम किया जाएगा। और ये जो है, इसी के जी बाद शायद कोई बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है, बट टाइमिंग बहुत लगेगा, क्योंकि इतनी बड़ी ग्लोबल लेवल पे करने के लिए कोई 6 महीने में और साल भर में नहीं लग सकता। इसके लिए बहुत साल लगेंगे, 3 से 4 साल मुझे लगता है। और बस सबसे बड़ी बात है कि आपको बने रहना पड़ेगा, सही टाइम पे निकलना भी पड़ेगा, आपको अपने पोर्टफोलियो को चर्न भी करना पड़ेगा। आप ये वो जमाना गया कि होल्ड एंड फॉरगेट, वो टाइम नहीं है अभी। मतलब वही है कि मतलब जो हाई ट्रेजरी यील्ड्स है उसका मतलब यही है कि हायर मॉर्टगेज और जो कॉर्पोरेट बोरोइंग है वो कॉस्टली है। साथ ही मतलब यहाँ पे ये है कि अमेरिका का जो बॉन्ड मार्केट है, प्रेशर जो है उसका इवेंचुअली जो एक आम अमेरिकन है उसको हिट करने ही वाला है, और अमेरिका को हिट करेगा तो फिर पूरी दुनिया को हिट करेगा यही देखिए इसी तरह से मतलब ये रिपल इफेक्ट्स। देखिए जब अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर अब जो रेट्स बढ़ेंगे, तब इमर्जिंग मार्केट से फंड्स जो है अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स में जाएंगे, और उसके कारण रुपए पे दबाव पड़ेगा। रुपया जो है रुपया है, जो डॉलर है, 100 रुपये के ऊपर चले जाएगा। और ये भी देखेंगे कि देश के अंदर इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। पर ये सब चीजें टेम्पररी है। भारत का सबसे बड़ा जो ग्रोथ फैक्टर है हमारी ग्रोथ रेट, हमारी जो यंग पॉपुलेशन है, हमारी इंडस्ट्रीज ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। यहाँ पर अभी भी ऐसे लोग हैं जो नए नए एडवर्सिटी के अंदर भी आप देख रहे हैं कि भारत ने अपना जो स्टॉक मार्केट भले ही बढ़ा ना हो 2 साल से, बट उसने कोई नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। पर हाँ, कभी ना कभी तो आप ये देखेंगे कि रैली आएगी भारत के स्टॉक मार्केट में। बहुत दिनों तक इस जस्ट ये सेम लेवल पे नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि अभी जो सर्वे आया है, बैंक ऑफ अमेरिका ने भी बोला है कि भारत का मार्केट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड मार्केट बिकॉज ऑफ इट्स रीजनेबल वैल्यूएशंस, और हमारी जो कंपनीज है वो अच्छा रिजल्ट्स भी दे रही हैं। तो ये मैं आपको अभी बोल नहीं सकता कि अमेरिका बर्बाद हो गया है, अमेरिका बैंकरप्ट हो गया है, क्योंकि अमेरिका का अगर बैंकरप्ट है तो पूरा विश्व बैंकरप्ट है। क्योंकि ग्लोबल जीडीपी 120 ट्रिलियन की है, और जबकि ग्लोबल डेब्ट जो है 353 ट्रिलियन डॉलर्स का है, 3:1 का रेशियो है। कोई हालत में जो है आप अपने डेब्ट को सर्विस नहीं कर सकते। इसका एक ही एक मतलब है कि बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट को और बढ़ाया जाएगा, और पैसे छाप के मार्केट में डाला जाएगा, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, सिमिलर वे में होगा। और ये एक तरह से एपिक बुल रन होने वाला है। और अंबर जी, 100 साल में क्रैश आता भी है। डिप्रेशन आया था 1935 में। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अगला जो क्रैश आएगा उसके अंदर बिटकॉइन बबल और एआई बबल, चाइनीज सबप्राइम बबल, ये सब मल्टी ईयर जो इतने सारे कंट्रीज के बबल्स हैं, एक साथ अब एक्सप्लोड होंगे, और हम्म। उसका रिजल्ट बहुत ही भयानक होने वाला है। और स्टॉक मार्केट कितना गिरेगा हमें नहीं मालूम, पर जो लोग बताते हैं, जो मॉडल्स बता रहे हैं, इट कैन क्रैश डाउन बाय 75 to 80% फ्रॉम इट्स हाई। और ये 2000 के .com क्रैश में हुआ भी है, क्योंकि उस समय भी मैक्सिमम 79 to 80% क्रैश हुआ था। सिमिलर वैसे ही होने वाला है, पर ये जी क्रैश कब होगा, नो बडी कैन प्रिडिक्ट इट। तो एक ही चीज है
ये जो फास्ट चेंजिंग इवेंट्स जो हो रहे हैं उसके ऊपर नजर डालिए। पर अभी अगर लोग बोलते हैं कि अमेरिका बर्बाद हो गया है, डॉलर खत्म हो चुका है, तो एक ही चीज बोलिए कि डॉलर को रिप्लेस करने वाली कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। आपको बिजनेस करने के लिए भी पैसे चाहिए, वो लिक्विडिटी के कारण और उसके जो डॉलर का डेप्थ है, जो बॉन्ड मार्केट का डेप्थ है, उसको कोई मैच नहीं कर सकता। आज इसी के कारण डॉलर टिका हुआ है। तो भले ही जापान अपने थोड़े बिलियंस ऑफ डॉलर्स निकाल दे, जैसे भारत ने भी 240 से 180 बिलियन किए हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा 60 बिलियन में। ग्लोबल जो बॉन्ड मार्केट है वो 30 ट्रिलियन से ऊपर है। सोचिए, 60 बिलियन का कोई मतलब ही नहीं होता है। मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ। हमें लगता है बहुत मतलब है, पर ओवरऑल परिदृश्य में देखिए तो अमेरिका के जो एक एक कंपनी जैसे एनवीडिया है, उसकी वैल्यूएशन है 5.3 ट्रिलियन डॉलर्स। भारत की जीडीपी कितनी है? 4 ट्रिलियन डॉलर्स की। क्या आप कहीं मैच कर पाओगे? कोई बोलता है कि अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका का डॉलर जो है 3 रुपए पे आ जाएगा। ये सब एक तरह से डर फैलाने वाली बात है। अमेरिका विल रिमेन स्ट्रांग, ये आप देख लीजिए। हाँ, मानता हूं कि कुछ कम हो सकता है, कोई भी आदमी शिखर पे बहुत दिनों तक नहीं रह सकता, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, पर अमेरिकन डोमिनेंस रहेगा। और अमेरिका के पास सब तरह के लेवरेजेस है, जिसके पास उसके पास फाइनेंशियल सिस्टम उसके कंट्रोल में है। और ये भी देखिए कि उससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो डिजिटलाइजेशन जो है, ब्लॉकचेन अडॉप्शन जो जो है, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क जो है, उसको बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका कंटिन्यूसली अपने फाइनेंशियल सिस्टम में एक्सपेरिमेंट कर रहा है। कोई भी कंट्री उतना फास्ट नहीं कर पा रहा है जितना अमेरिका कर रहा है। और इसी के कारण अमेरिका का डोमिनेंस जो है टेक में बना रहेगा, फाइनेंशियल सिस्टम में बना रहेगा। और उसके पास जो लीवर्स हैं, जो ग्लोबल लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी के, उसके थ्रू भी अमेरिका जो है सारे एसेट्स को कंट्रोल कर रहा है। नहीं तो गोल्ड का दाम जो आज $4,400 है ना अंबर जी, आउंस का, वो कम से कम $20,000 होना चाहिए। पर अमेरिका के रोकने के कारण, अमेरिका की जो फाइनेंशियल क्लाउड के कारण वो $4,400 पे है। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, अमेरिका के पास दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है, दुनिया का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल करेंसी भी है, और एक ये कहें तो इनॉर्मस फाइनेंशियल सिस्टम है। लेकिन सुपर पावर होने का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक प्रेशर से इम्यूनिटी मिल जाती है। और आज 40 ट्रिलियन के आसपास अमेरिका पे डेट है, और 5.3% के ऊपर जो ट्रेजरी यील्ड है वो आप इमेजिन कर सकते हैं। और साथ ही जो ऑयल की बात हो रही है, वो $90+ पहुंच चुका है पर बैरल। और जो इसको पूरा अगर देखते हैं तो डिकेड्स के लोवेस्ट लेवल पर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। और ये सारी चीजें जो हैं वो मिलाकर आपको जो नंबर्स आपको को नजर आ रहे हैं, तो अमेरिका की इकोनॉमी की जो कहानी है वो बता रहे हैं। और ये भी सामने की बात आती है कि अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक फ्रीडम है उसका भी यहाँ पर अब इम्तिहान हो रहा है। क्योंकि जब जो कर्ज है, डेट है, उसका इंटरेस्ट बिल बढ़ता है, ऑयल एक्सपेंसिव होता है, इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ता है, तो अमेरिका को सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि जो ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं वो भी कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो असली सवाल ये है कि क्या अमेरिका अब भी दुनिया की जो इकोनॉमी को डिक्टेट कर रहा है, या ये कहें कि पहली बार उसे अपनी जो ओन इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज हैं उसको मैनेज करने की जो रेस है वो उसमें आगे दौड़ना पड़ रहा है। उमेश जी, धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। जय श्री राम।